अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं मिस्टर राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस, जहां हर कहानी आपकी रूह तक पहुंचती है। आज की रात मैं लेकर आया हूं आपके लिए दो ऐसी डरावनी कहानियां जो पाकिस्तान की सच्ची जगहों से जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये हकीकत है जो कुछ लोगों के साथ गुजरी हैं। तो लाइट्स बंद कर ली, दरवाजा लॉक कर लिया। परफेक्ट, क्योंकि आज हम चलेंगे लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में, जहां एक हवेली में कुछ ऐसा हुआ था जो आज तक लोगों के लब पर है। सुनिए पहली कहानी, लाल हवेली का राज। लाहौर के अनारकली बाजार के पीछे एक गली में खड़ी है एक लाल हवेली। लोकल लोग इसे मुसीबत वाली हवेली कहते हैं। ये कहानी है 2019 की, जब हमजा नाम का एक रियल एस्टेट एजेंट इस हवेली को बेचने आया था। हमजा 28 साल का स्मार्ट लड़का था, गुलबर्ग में रहता था। प्रॉपर्टी डीलिंग में काफी नाम था उसका। एक दिन उसके पास आया मिस्टर अकरम, 60 साल का बिजनेसमैन। हमजा बेटा, मुझे अनारकली के पीछे वाली लाल हवेली चाहिए, जो भी प्राइस हो मैं दूंगा। अंकल, वो हवेली तो 30 साल से खाली है, कोई बेचता ही नहीं, हमजा ने कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें 5 लाख कमीशन दूंगा अगर तुम ओनर से बात करवा दो। 5 लाख सुन के हमजा की आंखें चमक गईं। उसने सोचा, एक काम, इतना पैसा। अगली सुबह हमजा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पता चला कि हवेली का ओनर है नसीम बेगम, 75 साल की बुढ़िया। वो डिफेंस में अपनी बेटी के साथ रहती है। जब हमजा नसीम बेगम से मिला तो वो पहले तो मना कर दिया। बेटा, वो हवेली में शैतान रहता है, मैं कभी नहीं बेचूंगी। आंटी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल कौन यकीन करता है इन सब में। हमजा ने कन्विंस किया। अगर तू इतना ही श्योर है तो एक रात वहां रुक के देख, अगर तू सुबह तक जिंदा निकल आया मैं हवेली बेच दूंगी। हमजा ने सोचा, इजी मनी, एक रात की बात है। उस रात 9 बजे हमजा लाल हवेली पहुंचा। हवेली देख के उसको थोड़ा वियर्ड लगा। पुराना मुगल आर्किटेक्चर, लाल दीवारें और बहुत बड़े कमरे, बिल्कुल फिल्मों वाली हवेली लग रही है। वो मुस्कुराया। उसने ग्राउंड फ्लोर का मेन हॉल चूज किया स्लीपिंग बैग के लिए। रूम में एक पुराना तख्त था, कुछ टूटे हुए वाजों और एक बड़ा मिरर। रात के 11 बजे तक सब नॉर्मल था। हमजा अपने फोन में गेम्स खेल रहा था। फिर 11:30 पे ऊपर से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई चप्पल पहन के चल रहा हो। शायद बिल्ली होगी, हमजा ने सोचा, लेकिन आवाज रिदमिक थी, बिल्कुल इंसान के चलते वक्त जैसी। 12 बजे आवाज बंद हो गई। हमजा वापस रिलैक्स हो गया। 12:30 बजे किचन से बर्तन गिराने की आवाज आई, क्लैंग क्लैंग क्रैश। क्या मसला है, कोई चोर तो नहीं? हमजा उठा और किचन चेक किया। किचन बिल्कुल साफ थी, कोई बर्तन गिरा हुआ नहीं, सब कुछ अपनी जगह पे। वियर्ड। वो वापस हॉल में आया। 1 बजे मिरर में हरकत हुई। हमजा के रिफ्लेक्शन के पीछे कोई और शैडो मूव कर रही थी। व्हाट द हेल? हमजा तुरंत मिरर के पास गया। मिरर में सिर्फ उसकी रिफ्लेक्शन थी, कोई और शैडो नहीं। मैं स्ट्रेस में हूं, दिमाग खराब हो रहा है, उसने अपने आप से कहा। 1:30 पे सबसे डरावनी बात हुई। स्टेयर से आने वाली आवाज, हमजा हमजा यहां आओ। ये आवाज एक औरत की थी, बहुत धीमी लेकिन साफ। हमजा का दिल तेज धड़कने लगा। यहां कोई औरत कौन होगी? हमजा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आवाज ऊपर से आ रही थी, फर्स्ट फ्लोर से। हमजा के पास 2 ऑप्शन थे, या तो भाग जाए या फिर चेक करे। 5 लाख का ख्याल आया तो हिम्मत करके स्टेयर्स की तरफ गया। कौन है? मैं हमजा हूं, प्रॉपर्टी डीलर। जानती हूं बेटा, आ मेरे पास। स्लोली, स्टेप बाय स्टेप हमजा ऊपर गया। फर्स्ट फ्लोर पे 4 कमरे थे,
सबके दरवाजे बंद। कहाँ हूं आप? हमजा ने पूछा। एंड रूम में, दरवाजा खुला है। हमजा एंड रूम की तरफ गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, अंदर से धीमी रोशनी आ रही थी। उसने डोर पुश किया। रूम में एक खूबसूरत औरत बैठी थी, 25-30 साल की, लाल ड्रेस में, उसके बाल लंबे और सिल्की। वो हमजा को देख के मुस्कुरा रही थी। तुम्हारा इंतजार कर रही थी, वो बोली। हमजा कंफ्यूज हो गया। आप यहाँ क्यों हैं? ये हवेली तो खाली है। खाली? मैं यहाँ 30 साल से हूँ, औरत हंसने लगी। 30 साल? लेकिन आप तो बहुत यंग लग रही हैं। टाइम यहाँ रुक जाता है हमजा। मैं रूबीना हूँ, ये मेरी हवेली है। हमजा को लगा जैसे कोई स्कैम है। मैं ओनर से मिला हूँ, नसीम बेगम उनका नाम है। रूबीना का चेहरा सडनली चेंज हो गया। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। नसीम, वो मेरी बेटी है। उसकी आवाज अब स्कैरी हो गई। बेटी? लेकिन वो 75 साल की हैं। हाँ, मैं 30 साल पहले मर गई थी, 45 साल की उम्र में। हमजा के पास से फोन गिर गया। आप मर चुकी हैं? हाँ बेटा, कार एक्सीडेंट हुआ था, राइट यहाँ, हवेली के सामने वाली रोड पे। रूबीना उठी। जैसे ही वो खड़ी हुई, रूम का टेम्परेचर बहुत गिर गया। हमजा की सांस धुएं की तरह नजर आने लगी। मैं यहाँ वेट कर रही थी, किसी का जो मेरी बात सुने, जो मुझे समझे। मैं जा रहा हूं। हमजा गेट की तरफ भागा। नहीं हमजा, तुम नहीं जा सकते, अब तुम मेरे साथ हो। हमजा स्टेयर से नीचे भागते वक्त देखा कि सारे कमरों के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे। हर रूम से धुंधली शैडोज निकल रही थी। मेन डोर तक पहुंचते ही दरवाजा बंद था, लॉक हो गया था। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो लॉक नहीं किया था। पीछे से रूबीना की आवाज आई। 30 साल बाद कोई आया है यहां, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हमजा ने डोर को धक्का मारा, किक किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उसको एहसास हुआ कि रूम में और लोग भी हैं। मिरर में देखा तो 6-7 लोग उसके अराउंड खड़े थे, सब 1980-90 के कपड़ों में। ये सब कौन है? हमजा की आवाज कांप रही थी। ये सब मेरे गेस्ट हैं जो यहां आए थे डिफरेंट टाइम्स में, लेकिन कोई वापस नहीं गया। रूबीना एविल स्माइल के साथ बोली। एक अंकल ने कहा, मैं 1995 में आया था प्रॉपर्टी चेक करने। एक लड़का बोला, मैं 2005 में डेर के लिए। एक औरत बोली, मैं 2012 में क्लीनिंग के लिए। और अब तू 2019 में। रूबीना लाफ करने लगी। हमजा को रियलाइज हुआ कि ये लोग जिंदा नहीं, ये सब ट्रैप्ड सोल्स हैं। प्लीज मुझे जाने दो, मेरी फैमिली वेट कर रही है। फैमिली? रूबीना का मूड फिर से चेंज हो गया। मेरी भी फैमिली थी, बेटी, शोहर, लेकिन मैं यहां अकेली रह गई। तभी कुछ अजीब हुआ। हमजा का फोन रिंग करने लगा। मॉम का कॉल था। हमजा बेटा कहां हो? रात के 2 बज गए। रूबीना ने फोन देखा। मां का कॉल है। हाँ, वो बहुत वरी करती है। रूबीना की आंखें भर आईं। मेरी मां भी बहुत वरी करती थी जब मैं छोटी थी। आंटी प्लीज, मेरी मां की तरह आप भी किसी की मां है। आप समझ सकती हैं कि वो कितनी परेशान होगी। रूबीना थोड़ा इमोशनल हो गई। लेकिन मैं यहां अकेली? आप अकेली नहीं हैं। आपकी बेटी नसीम आंटी है ना, वो आपको याद करती होंगी। वो मुझसे नाराज है, कहती है मैंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी एक्सीडेंट के बाद। नहीं आंटी, माँ बेटी का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। आप उनसे मिल के बात करिए। रूबीना 5 मिनट साइलेंट रही, फिर बोली, हमजा तू सच में समझदार है, मैं तुम्हें जाने दे रही हूं, लेकिन एक वादा करो। क्या वादा? मेरी बेटी से कह देना उसकी माँ उससे मोहब्बत करती है और उसे माफ कर दिया है सब कुछ। जरूर आंटी। तभी सडनली मेन डोर खुल गया। जाओ बेटा जल्दी। हमजा बाहर निकला। पीछे से देखा तो हवेली में वार्म लाइट नजर आ रही थी, जैसे कोई घर हो। अगले दिन हमजा ने नसीम बेगम को सब कुछ बताया। वो रोते रोते बोली, मुझे पता था मेरी माँ वहां है, मैं डर के मारे कभी नहीं गई, अब मैं जाऊंगा उनसे मिलने। उस दिन के बाद कुछ लोग कहते हैं कि लाल हवेली में कभी कभी माँ बेटी की हंसने की आवाज आती है। और हमजा, उसने रियल एस्टेट का काम छोड़ दिया। अब वो एनजीओ में काम करता है, क्योंकि उसे पता चल गया कि पैसा से ज्यादा इंसानियत इंपॉर्टेंट। स्टोरी 2, मिडनाइट ट्रेन का मुसाफिर।
ये कहानी है फैसलाबाद से कराची जाने वाली कराकोरम एक्सप्रेस की। 2020 का जमाना था। कोविड के बाद ट्रेन्स फिर से स्टार्ट हुई थीं। शाहजेब 32 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी कंपनी के काम से कराची जा रहा था। उसे लास्ट मिनट टिकट मिला था, कोच S4 सीट नंबर 23। ट्रेन रात के 11:30 पे फैसलाबाद से चली। शाहजेब के कंपार्टमेंट में कुछ और पैसेंजर्स भी थे, एक फैमिली, 2 स्टूडेंट्स और एक बुजुर्ग अंकल। इंशाल्लाह सुबह 9 बजे कराची पहुंच जाएंगे, शाहजेब ने अपने भाई को मैसेज किया। रात के 12:30 बजे ट्रेन लाहौर स्टेशन पे रुकी। कुछ पैसेंजर्स उतर गए, कुछ नए चढ़े। शाहजेब ने देखा कि सीट नंबर 21 पे एक औरत आकर बैठी, 40-45 साल की, वाइट शलवार कमीज में। उसका चेहरा थोड़ा पेल लग रहा था। अस्सलामु अलैकुम, शाहजेब ने आदाब किया। औरत ने जवाब नहीं दिया, बस विंडो की तरफ देखने लगी। शायद टायर्ड होगी, शाहजेब ने सोचा। ट्रेन चलने लगी। रात के 1 बजे कंपार्टमेंट में सब लोग सो गए, सिर्फ शाहजेब जागा था, लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी उस औरत ने बात करना शुरू किया। बहुत मुश्किल सफर है ये। शाहजेब ने देखा, औरत अब उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे कोई रूह ही नहीं। जी हाँ, रात की जर्नी थोड़ा टफ होती है। मैं 25 साल से ये सफर कर रही हूं, हर महीने फैसलाबाद से कराची। 25 साल से? वाओ, आप रेगुलर ट्रैवलिंग हैं। हाँ, मैं अपने बेटे से मिलने जाती हूँ, वो कराची में है। अच्छा, कितने दिनों बाद मिल रही हैं? 25 साल बाद। मतलब? मैं 1995 में मर गई थी इस ट्रेन में, एक्सीडेंट में। शाहजेब के फोन से खुद ब खुद टॉर्च ऑन हो गई। औरत का चेहरा, टॉर्च की रोशनी में सिर्फ हड्डी और खाली आंखें थीं। शाहजेब चिल्ला के सीट से गिरा। कंपार्टमेंट में सबको जगाया। कंडक्टर आया। क्या मसला है साहिब? वो औरत सीट 21 पे। शाहजेब की आवाज कांप रही थी। सबने देखा, सीट 21 बिल्कुल खाली थी। कोई औरत नहीं है यहां, कंडक्टर ने कहा। नहीं, वो अभी अभी यहां थी, वाइट ड्रेस में। साहिब, आप थक गए हैं, सो जाइए। कंडक्टर चला गया। बाकी पैसेंजर्स भी वापस सो गए। शाहजेब ने सीट 21 चेक की। सीट बिल्कुल साफ थी, लेकिन वहां एक मेहंदी का निशान था, फ्रेश मेहंदी का। 2 बजे ट्रेन मुल्तान स्टेशन पर रुकी। शाहजेब ने सोचा कि कोच चेंज कर ले, लेकिन जब वो उठा, सीट 21 पे वो औरत फिर बैठी थी। कहां जा रहा है बेटा? मैं दूसरे कोच में जा रहा हूं। क्यों, मेरे साथ बात करना पसंद नहीं आया? इस बार औरत का गला बिल्कुल रोबोटिक लग रहा था। शाहजेब वॉशरूम का बहाना बना के निकला। कॉरिडोर में जाकर कंडक्टर को ढूंढा। भाई साहब, सीट 21 पे जो औरत है, उसकी टिकट चेक कर लिए? कौन सी औरत? मैं अभी वहां से आया हूं, सीट 21 एम्प्टी है। शाहजेब वापस गया। औरत वहां थी। कंडक्टर साहब, देखो यहां है। कंडक्टर ने देखा, कहां? यहां कोई नहीं है। शाहजेब को समझ आ गया कि सिर्फ वो उस औरत को देख सकता है। समझदार बच्चा है। हाँ, सिर्फ तू मुझे देख सकता है, क्योंकि तू वहां जा रहा है जहां मेरा बेटा है। कराची? हाँ, कराची, लेकिन तुझे वहां नहीं पहुंचने दूंगी। तू मेरे साथ यहीं रह। ट्रेन की स्पीड अचानक तेज हो गई, नॉर्मल से बहुत ज्यादा तेज। शाहजेब ने विंडो से देखा, बाहर सब कुछ ब्लर हो रहा था, जैसे ट्रेन टाइम ट्रैवल कर रही हो। ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें 1995 ले जा रही हूं, उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तुम मेरे साथ मरोगे, फिर हम दोनों साथ में ट्रैप्ड रहेंगे। गलती से शाहजेब का हाथ उस औरत के हाथ पे पड़ गया। उसका हाथ आइस की तरह ठंडा था। तुम्हारा बेटा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। झूठ, वो मुझे भूल गया है। नहीं, मैं कराची में हूं, मैं उससे तुम्हारा मैसेज दे दूंगा, वो जरूर तुम्हें याद करता होगा। सच? हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे जिंदा कराची पहुंचना पड़ेगा।
अच्छा, अगर तू मेरे बेटे तक मेरा मैसेज पहुंचा देगा तो मैं तुझे जाने दूंगी। जरूर, क्या मैसेज है? कह देना अम्मी बहुत याद करती हैं और उस रात जो घर से गुस्से में निकला था ना, अम्मी ने उसे माफ कर दिया है, बस वो खुश रहे। उसका नाम? आसिफ अहमद, क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में रहता है या रहता था। सडनली ट्रेन की स्पीड नॉर्मल हो गई। औरत स्लोली फेड होने लगी। याद रखना बेटा, ये मैसेज जरूर देना। सुबह 9 बजे ट्रेन कराची कैंट पहुंची। शाहजेब ने फर्स्ट काम यह किया कि क्लिफ्टन में आसिफ अहमद को ढूंढा। पता चला कि आसिफ साहब 55 इयर्स के सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। जब शाहजेब उनसे मिला, अंकल मैं अजीब बात करने आया हूं, आपकी मां का मैसेज है। मेरी अम्मी? वो तो 25 साल पहले। आसिफ साहब रुक गए। शाहजेब ने सारी बात बताई। आसिफ साहब रोते रोते बोले, मैं उस रात गुस्से में घर से निकला था, कहता था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। अगले दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं उस गिल्ट में 25 साल से जी रहा हूं। अंकल, वो आपसे बहुत मोहब्बत करती थीं, उन्होंने आपको माफ कर दिया है। उस दिन के बाद आसिफ साहब हर जुम्मे को अपनी मां की कब्र पे जाते हैं। और शाहजेब, उसने कभी ट्रेन में सफर नहीं किया, हमेशा फ्लाइट लेता है। लेकिन कुछ पैसेंजर्स आज भी कहते हैं कि कराकोरम एक्सप्रेस में रात को सीट 21 पे एक औरत नजर आती है जो अपने बेटे का इंतजार कर रही है। दोस्तों, आज की दोनों कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि मोहब्बत मौत के बाद भी जिंदा रहती है। लाल हवेली में रुबीना की रूह को चैन मिली जब उसकी बेटी ने उसे माफ किया, और मिडनाइट ट्रेन वाली अम्मी को सुकून मिला जब उसके बेटे तक उसका पैगाम पहुंचा। कभी कभी जो हम भूत कहते हैं वो बस इनकम्प्लीट मोहब्बत की सोल्स होती हैं। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी में कभी किसी से नाराज होके मत जाइए, क्योंकि पता नहीं कल क्या हो जाए। नेक्स्ट वीक हम लेकर आएंगे पुरानी दिल्ली की छुपी हुई कहानियां। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट्स में बताइए कि आज की कौन सी कहानी आपको ज्यादा पसंद आई। राव, जहां हर कहानी आपकी रूह तक पहुंचती है।